जय भीम साथियों। साथियों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत महज 4 शब्दों में बहुत बड़ा संदेश देती है। बाहर से आए दुश्मन को हराना कभी कभी आसान होता है, लेकिन जब घर के भीतर से ही कोई आपका दुश्मन बन जाए, जब अपनों में से ही कोई पीठ में छुरा घोंप दे, तो सबसे बड़ा विनाश वहीं से शुरू होता है। इतिहास के पन्नों में इस कहावत के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। चाहे रामायण की कहानी हो, महाभारत के प्रसंग हों, या फिर आधुनिक राजनीति की साजिशें, हर जगह यह सिद्ध हुआ है कि अंदरूनी विश्वासघात सबसे खतरनाक होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं, वह कहानी किसी दंत कथा या कल्पना की नहीं है। यह भारत के सबसे बड़े महानायक, संविधान निर्माता, दलितों वंचितों की आवाज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी सच्चाई है। यह वही सच्चाई है जिसने आजाद भारत के लोकतंत्र को पहली बार हिलाकर रख दिया। यह वही सच्चाई है जिसमें बाबा साहेब जैसे विराट व्यक्तित्व को अपने ही विश्वास पात्र इंसान से धोखा मिला। कल्पना कीजिए, एक ओर वह महान व्यक्तित्व खड़ा है जिसने गुलाम भारत को संविधान दिया, जिसने करोड़ों दलितों, शोषितों और पीड़ितों को इंसान होने का अधिकार दिलाया, जिसने लोकतंत्र की नींव रखी। और दूसरी ओर वही महानायक लोकतंत्र के पहले बड़े इम्तिहान, यानी पहले आम चुनाव में जनता के बीच खड़ा है। जनता को तय करना है कि वह अपने मसीहा को संसद तक भेजेगी या नहीं। लेकिन उस समय सत्ता ने जो चाल चली, उसने इस लोकतंत्र की आत्मा को ही झकझोर दिया। हाँ दोस्तों, वह चाल थी बाबा साहब के सबसे करीबी को चुनावी मैदान में उतारने की। और यही घटना हमें सिखाती है कि किस तरह सत्ता अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहब ने 1952 के पहले आम चुनाव में क्यों हारे, बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ कौन सी चालें चली, और सबसे अहम, वह कौन विश्वास पात्र शख्स था जिसने बाबा साहेब को चुनावी मैदान में हराया। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने महापुरुषों का संघर्ष जानें, क्योंकि आधी अधूरी बात बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश की एक छोटी सी बस्ती में एक दलित परिवार में हुआ था, जो उस दौर की सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर गिना जाता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपमान, भेदभाव और तिरस्कार का सामना किया। स्कूल की कक्षाओं में उन्हें दूसरों से अलग बैठाया जाता। पानी तक अपने हाथों से नहीं छू सकते थे। उन्हें प्यास बुझाने के लिए चपरासी का इंतजार करना पड़ता। यह दर्द, यह अन्याय, यह अपमान, इन सब ने उनके मन में विद्रोह की आग जलाई। लेकिन इस आग ने उन्हें जलाया नहीं, बल्कि उनके इरादों को और मजबूत बनाया। पढ़ाई में वे इतने होनहार थे कि आगे चलकर उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक जाने का मौका मिला। उस दौर में जब दलित बच्चों को स्कूल तक पहुंचने का अधिकार मुश्किल से मिलता था, तब बाबा साहेब ने विदेशों की यूनिवर्सिटियों में जाकर डॉक्टरेट हासिल की। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि यह पूरे दलित समाज की आशा बन गई। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने देखा कि समाज अभी भी जकड़ा हुआ है, जाति की बेड़ियों में, भेदभाव की दीवारों में और धार्मिक पाखंडों में। उन्होंने निश्चय किया कि इस अन्याय को तोड़े बिना भारत में असली लोकतंत्र और बराबरी संभव नहीं है। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों के माध्यम से दलितों और वंचितों की आवाज बुलंद की। इसके बाद चावदार तालाब सत्याग्रह 1927 और कलाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे अभियानों के जरिए उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। और उन्होंने दलितों के लिए 3 मूल मंत्र छोड़े और कहा, साफ कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह सिर्फ केवल नारा नहीं था, बल्कि दलित जागरण का घोषणा पत्र था। आजादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो सभी की निगाहें बाबा साहेब पर थीं। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, छुआछूत और जाति प्रथा को कानूनी तौर पर अपराध घोषित किया जाए, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, अल्पसंख्यकों
और वंचितों को सुरक्षा मिले। आज जो हम गर्व से लोकतंत्र की बात करते हैं, जो हम वोट डालने को अपना अधिकार मानते हैं, जो हम अदालत से न्याय पाने का भरोसा रखते हैं, यह सब बाबा साहेब की दूरदर्शिता का परिणाम है। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए, वही बाबा साहेब जिन्हें लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, वही बाबा साहेब जब लोकतंत्र की पहली परीक्षा देने निकले तो कांग्रेस और सत्ता ने उन्हें हराने के लिए हर चाल चली। आजादी के बाद बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री बने। उनका सपना था कि भारत में महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले। इसी सोच के तहत उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। यह बिल अगर पास हो जाता तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलता, उन्हें तलाक लेने और पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलता। विवाह और पारिवारिक जीवन में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जो आजादी के नाम पर बराबरी की बातें करते थे, इस बिल से डर गए। वे ब्राह्मणवादी परंपरा के रक्षक थे। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले। संसद में बिल का विरोध हुआ, बहसें चलीं और अंततः कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। बाबा साहेब यह अपमान सह नहीं सके। उन्होंने साफ कह दिया, मैं ऐसी सरकार में नहीं रह सकता जो महिलाओं को इंसान मानने से डरती है। अगर महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तो यह आजादी अधूरी है। लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे तथाकथित बड़े नेताओं को यह मंजूर नहीं था और फिर उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा केवल व्यक्तिगत विरोध नहीं था, ये सत्ता के अहंकार पर चोट थी। ये जनता को संदेश था कि सत्ता की असलियत क्या है। उनका इस्तीफा महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सत्ता के गाल पर पड़ा एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर ले लिया। लेकिन दोस्तों, यही इस्तीफा आगे चलकर कांग्रेस ने उनके खिलाफ हथियार बना लिया। कांग्रेस ने ठान लिया था कि बाबा साहेब को संसद में दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। उस दौर की चर्चा में कहा जाता है कि नेहरू चिंतित थे, अगर अंबेडकर संसद में रहेंगे तो कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। और यहीं से शुरू हुई वह साजिश जिसने आगे चलकर बाबा साहेब को चुनावी हार का सामना करवाया। बाबा साहेब का इस्तीफा कांग्रेस को नागवार गुजरा। उस दौर की चर्चाओं के अनुसार नेहरू को लगता था कि संसद में अगर अंबेडकर रहे तो उनकी नीतियों को चुनौती मिलती रहेगी। दूसरे शख्स सरदार पटेल थे, जिन्होंने नेहरू को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं अंबेडकर को संसद में नहीं आने दूंगा। सोचिए, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उनकी राजनीति का असली चेहरा यह था कि वे बाबा साहेब जैसे महापुरुष को संसद से बाहर रखना चाहते थे। यही से शुरू हुई वह राजनीति जिसमें कांग्रेस ने तय किया कि बाबा साहेब को हराने के लिए कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि उनके ही घर का भेदी खड़ा किया जाए। यह कहानी केवल बाबा साहेब की चुनावी हार की नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की पहली गद्दारी की थी। और इस गद्दारी को समझे बिना हम आज की राजनीति और समाज को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। भारत सन 1992 आजादी के सिर्फ 5 साल पहले देश ने अंग्रेजों की 200 साल पुरानी गुलामी से आजादी पाई थी। चारों ओर एक नया उत्साह था, एक नया जोश था, एक सपना था। लोकतंत्र का सपना। गांव का गरीब किसान, शहर का मजदूर, झोपड़ी में रहने वाला इंसान और आलीशान कोठियों में रहने वाला अमीर, सब पहली बार वोट डालने की कतार में खड़े थे। देखने में यह दृश्य अद्भुत था। सदियों से ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों में कैद समाज पहली बार एक लाइन में खड़ा था। न कोई बड़ा न कोई छोटा, सबके हाथ में एक ही ताकत थी, वोट की ताकत, जो न केवल एक चुनाव था बल्कि यह इंसानियत की बराबरी की पहली परीक्षा थी। लेकिन इस सुनहरे सपने के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी। जनता भूख से जूझ रही थी, गरीबी से जूझ रही थी। जातिवाद अब भी समाज की जड़ों में जहर की तरह फैला था। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन आम इंसान का जीवन आसान नहीं हुआ था। और यहीं पर नेताओं ने अपने अपने वादों, नारों और छलावे की राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस, जिसने आजादी का श्रेय खुद के नाम पर लिख लिया था, पूरे दमखम से मैदान में थी। उनके पास सत्ता की ताकत थी, पैसे की ताकत थी और जनता को बहकाने का लंबा अनुभव था। उनका नारा था, कांग्रेस है तो कल्याण है। लेकिन असलियत यह थी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ब्राह्मणवादी सोच के रक्षक थे, जिन्हें बराबरी की असली लड़ाई से डर लगता था। इसी दौर में लोकतंत्र का असली इम्तिहान था, उस शख्स के लिए जिसने इस लोकतंत्र की नींव रखी थी। जी हां,
हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। 1921 का चुनावी मौसम। पूरे देश में लोकतंत्र का पहला पर्व मनाया जा रहा था। यह केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सदियों से दबे कुचले समाज के लिए बराबरी की पहली सीढ़ी थी। हर कोई उत्साहित था, लेकिन सत्ता के गलियारों में चिंता थी। कांग्रेस जानती थी कि बाबा साहेब अगर संसद में पहुंचे तो वे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। वे जानते थे कि संविधान के निर्माता को हराना आसान नहीं होगा। जनता बाबा साहेब को अपना मसीहा मानती थी। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने सीधा रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चालाकी भरा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, अगर बाबा साहेब को हराना है तो उन्हें किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हराया जा सकता। असली चोट तो तब लगेगी जब उन्हें उनके ही घर से कोई चुनौती देगा। जब जनता यह देखेगी कि बाबा साहेब का अपना ही आदमी उनके खिलाफ खड़ा है, तब लोगों के मन में शक पैदा होगा। यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़े विश्वासघात की। जिसने कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब का साथ दिया, जो हर कदम पर बाबा साहब के साथ खड़ा रहा, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब के सबसे करीबी थे, जिनका नाम था नारायण काजरोलकर। वह नाम जो आज इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलता है, लेकिन उस दौर में बाबा साहेब के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। वे कई सालों तक बाबा साहेब के निजी सचिव रहे। जनता ने उन्हें हमेशा बाबा साहेब के साथ खड़े देखा था। वे योजनाएं बनाने में शामिल होते थे, आयोजनों में दिखाई देते थे, और कई बार लोगों को लगता था कि अगर कोई बाबा साहेब के विचारों को सबसे अच्छी तरह समझता है तो वह नारायण काजरोलकर हैं। यही वजह थी कि जनता के बीच उनकी छवि बाबा साहेब के विश्वास पात्र की थी। लेकिन यही विश्वास आगे चलकर धोखे में बदल गया। कांग्रेस जानती थी कि अगर वे बाबा साहेब के खिलाफ किसी बड़े नेता को उतारेंगे तो यह साफ दिखेगा कि यह सीधी साजिश है। जनता आसानी से समझ जाएगी कि कांग्रेस दलितों की आवाज को दबाने निकली है। इसलिए कांग्रेस ने चाल चली। उन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ किसी बाहरी को नहीं, बल्कि उनके अपने ने चाल चली। उन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ किसी बाहरी को नहीं, बल्कि उनके अपने आदमी को उतार दिया। योजना पूरी तरह सोची समझी थी। जनता में भ्रम फैलाना, बाबा साहेब की छवि पर शक पैदा करना, वोटों को दो हिस्सों में बांटना, और इसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा मिला, नारायण काजरोलकर। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, और जब यह खबर फैली कि काजरोलकर अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा इलाका सन्न रह गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, हुए सोचने लगे कि अगर बाबा साहेब सही हैं, तो उनका अपना आदमी उनके खिलाफ क्यों खड़ा हुआ? अगर काजरोलकर इतने साल उनके साथ रहे हैं और अब कांग्रेस के साथ हैं, तो शायद कांग्रेस भी उतनी बुरी नहीं होगी। शायद बाबा साहेब ने ही कोई गलती की होगी, तभी तो उनका साथी उनका साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ लिया। यही वह भ्रम था, यही वह संदेह था जिसे कांग्रेस ने हवा दी। उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कहते, काजरोलकर तो अंबेडकर साहब के सबसे करीबी रहे हैं, वे उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर उन्होंने कांग्रेस का साथ चुना है तो जरूर कांग्रेस ही देश और समाज के लिए सही है। जनता कंफ्यूज हो गई। जहां एक तरफ मजदूर और दलितों का बड़ा हिस्सा बाबा साहेब के साथ खड़ा रहा, वहीं दूसरी तरफ कई लोग काजरोलकर के साथ चले गए। बॉम्बे नॉर्थ सीट से बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा। यह वही इलाका था जहां बड़ी संख्या में दलित मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते थे। सभी को लगता था कि यह सीट तो बाबा साहेब की झोली में जाएगी, लेकिन कांग्रेस की चाल सफल हुई। चुनावी मैदान अब केवल कांग्रेस बनाम अंबेडकर नहीं रह गया था, यह बन गया था अंबेडकर बनाम अंबेडकर का अपना आदमी। गली गली मोहल्लों में पोस्टर लगे, सभाओं में नारों की गूंज थी। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया, और जनता के मन में जो शक का बीज बोया गया था, वह धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वह शख्स खड़ा था जिसने संविधान लिखा, जिसने करोड़ों लोगों को इंसान होने का अधिकार दिलाया, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति था जिसे जनता सालों से उनके साथ देखती आई थी। जनता यह तय ही नहीं कर पा रही थी कि असली नेता कौन है और धोखेबाज कौन। यहीं से घर का भेदी लंका ढाए कहावत सच होती दिखी। बाबा साहेब को हराने के लिए कांग्रेस ने किसी बाहरी दुश्मन को नहीं, बल्कि उनके ही साथी को हथियार बना दिया। वह दिन आ गया जब जनता को अपनी किस्मत और देश की दिशा तय करनी थी। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। गांव से शहर तक, मजदूर से किसान तक, औरतें और मर्द सब अपने हाथ में वोटर स्लिप लिए खड़े थे। बाबा साहेब के समर्थक विश्वास से भरे थे। इस बार हमारी जीत पक्की है,
अब की बार संविधान निर्माता संसद में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस की चाल काम कर रही थी। कई लोग वोट डालने से ठीक पहले तक असमंजस में थे, अंबेडकर या काजरोलकर। यही कंफ्यूजन बाबा साहेब के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। मतदान के बाद जब मतगणना शुरू हुई तो धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। शुरुआत में बाबा साहेब के समर्थक उम्मीद लगाए बैठे थे कि वे आगे निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे गिनती बढ़ी, परिणाम चौंकाने वाले निकलने लगे। नतीजा आया, बाबा साहेब पीछे रह गए और आगे निकल गए कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके ही पुराने साथी नारायण काजरोलकर। यह खबर सुनकर कई लोग सन्न रह गए। क्या सचमुच बाबा साहेब हार गए? क्या सचमुच संविधान निर्माता को संसद तक पहुंचने से रोक दिया गया? हाँ, यह सच था। यह केवल एक चुनावी हार नहीं थी, यह लोकतंत्र की पहली गद्दारी थी। सोचिए, जिस इंसान ने इस देश को संविधान दिया, जिसने यह व्यवस्था बनाई कि हर कोई वोट डाल सके, वही इंसान अपने ही बनाए लोकतंत्र में पहला बड़ा धोखा खा गया। और यह धोखा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उनके ही साथी से मिला। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत बाबा साहेब के जीवन में सच साबित हो गई। अब बाबा साहेब के समर्थक टूट गए। दलित समाज का बड़ा हिस्सा स्तब्ध रह गया। लोग कहते, अगर हमारा मसीहा ही हार गया तो हम किस पर भरोसा करें? लेकिन बाबा साहेब ने हार को भी अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने साफ कहा, यह मेरी हार नहीं है, यह उस व्यवस्था की जीत है जो जनता को बहकाकर सच्चाई से दूर रखती है। मेरे विचार हार नहीं सकते। जब तक यह देश बराबरी और इंसाफ के लिए जूझता रहेगा, तब तक मेरे विचार जिंदा रहेंगे। 1952 का चुनावी परिणाम बाबा साहेब के लिए गहरा सदमा था। एक तरफ उनके ही हाथों से गढ़ा हुआ संविधान था, जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया था, लेकिन उसी संविधान के तहत हुए पहले आम चुनाव में उन्हें अपने ही सबसे बड़े विश्वास पात्र साथी से पराजय मिली। ये चोट शारीरिक नहीं, मानसिक थी। वह चोट थी विश्वासघात की। वह चोट थी उन करोड़ों दलितों और शोषितों की उम्मीदों की जो बाबा साहेब को संसद में देखना चाहते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े नेता हार से टूटते नहीं, हार से और मजबूत बनते हैं। चुनाव के बाद बाबा साहेब ने खुद से सवाल किया, आखिर जनता क्यों भटक गई? क्यों मेरे अपने ही लोग मुझे धोखे के जाल में फंसा गए? उन्होंने समझा कि केवल राजनीतिक आंदोलन काफी नहीं है, लोगों को सामाजिक और धार्मिक रूप से भी जागरूक करना होगा। जब तक समाज मन से जागृत नहीं होगा, तब तक वह चालाक राजनीति के झांसे में आता रहेगा। यही सोच आगे चलकर उन्हें बौद्ध धर्म की ओर ले गई। चुनाव की हार के बाद बाबा साहेब और कांग्रेस के बीच टकराव और भी तीखा हो गया। कांग्रेस ने उन्हें केवल चुनावी मैदान में ही नहीं हराया था, बल्कि संसद से भी बाहर रखने की कोशिश की। 1953 में जब राज्यसभा की सीट खाली हुई, तो बाबा साहेब को वहां चुना गया। लेकिन यह चुनावी जीत नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष नियुक्ति थी। कांग्रेस को भले ही यह राजनीतिक समझौता लगा हो, लेकिन बाबा साहेब जानते थे, यह उनकी असली जगह नहीं है। उनका लक्ष्य संसद की कुर्सी नहीं था, बल्कि जनता का मन जीतना था। चुनावी हार के बाद भी बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, मेरी हार से घबराओ मत, यह हार हमें और मजबूत करेगी। अगर आज हम हार गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। यह हमारी नींद खोलने का समय है। उनकी यह बात लाखों दलितों और पिछड़ों के लिए हिम्मत का मंत्र बन गई। लोगों ने महसूस किया कि असली लड़ाई केवल संसद में नहीं, बल्कि समाज के हर गली मोहल्ले में है। हार ने बाबा साहेब को यह सोचने पर मजबूर किया कि राजनीतिक ताकत तब तक अधूरी है, जब तक सामाजिक और धार्मिक ताकत न हो। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों को कभी बराबरी नहीं देगी। इसलिए उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी। यह हार से जन्मी हुई नई जीत थी। 1942 की हार ने बाबा साहेब को 3 बड़ी बातें सिखाईं। घर का भेदी सबसे खतरनाक होता है। काजरोलकर ने दिखा दिया कि कैसे एक नजदीकी साथी ही आंदोलन को सबसे बड़ी चोट पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, जनता को शिक्षित और संगठित करना ही असली ताकत है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, तो वह हमेशा धोखे में आएगी। राजनीति अकेला रास्ता नहीं है। धर्म, समाज और शिक्षा, ये तीनों रास्ते मिलकर ही असली क्रांति ला सकते हैं। चुनाव हारने के बावजूद बाबा साहेब का संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने
श्रमिकों के हक में आवाज बुलंद की, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी, बौद्ध धर्म को दलित मुक्ति का रास्ता बताया। उनकी हार दरअसल उनकी विचारधारा की नई शुरुआत थी। अगर वे जीत जाते तो शायद आंदोलन केवल राजनीतिक जीत तक सिमट जाता, लेकिन हार ने उनकी विचारधारा को और गहराई दी। आज इतिहास गवाह है, चुनाव हारने के बावजूद बाबा साहेब करोड़ों दिलों में जीत गए। उनका नाम संसद की कुर्सियों से कहीं ज्यादा बुलंद है। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही सामाजिक सच्चाई है। रामायण की कथा में विभीषण का उदाहरण दिया जाता है, जिसने अपने ही भाई रावण का राज उजागर कर लंका का विनाश करवा दिया। मतलब साफ है, बाहर का दुश्मन आपको चोट पहुंचा सकता है, लेकिन असली विनाश तब होता है जब अपना ही साथी दुश्मन बन जाए। बाबा साहेब के जीवन में यह कहावत पूरी तरह लागू हुई। उनकी हार किसी बड़े बाहरी दुश्मन से नहीं हुई, बल्कि अपने ही शिष्य और अनुयायी के हाथों हुई। नारायण काजरोलकर कोई साधारण उम्मीदवार नहीं थे। वे बाबा साहेब के निजी सचिव रह चुके थे। उन्होंने वर्षों तक उनके साथ काम किया, उनके संघर्ष को देखा, उनकी तकलीफों को समझा। लोग उन्हें बाबा साहेब का साया मानते थे। लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, तो उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ने में कोई हिचक नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी ने जनता को उलझा दिया। कई लोग सोचने लगे कि जब काजरोलकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद कांग्रेस ही सही विकल्प है। कांग्रेस ने जानबूझकर काजरोलकर को खड़ा किया था। यह सीधी रणनीति थी। बाबा साहेब को हराने के लिए उनके ही घर के आदमी को मैदान में उतारो। जनता भावनात्मक रूप से काजरोलकर को जानती थी, इसलिए वह उनके झांसे में आ गई। बहुत से वोट जो बाबा साहेब को मिलने चाहिए थे, वे बंटकर काजरोलकर को चले गए। अगर काजरोलकर मैदान में न होते, तो बाबा साहेब की जीत तय थी। यानी कि असली हार बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने किसी खास से हुई। बाबा साहेब ने इस घटना से समझा कि हर साथी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। आंदोलन में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था, सावधान रहो, दुश्मन बाहर से नहीं, तुम्हारे बीच से भी उठ सकता है। यही चेतावनी आगे की पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शन बन गई। घर का भेदी लंका ढाए सिर्फ बाबा साहेब की कहानी तक सीमित नहीं है। आज भी समाज और राजनीति में यही होता है। आंदोलनों को तोड़ने के लिए अंदर से लोग खरीदे जाते हैं। संगठन कमजोर करने के लिए भीतर से ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। समाज के साथ विश्वासघात करने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। 1952 का चुनाव केवल राजनीतिक हार नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक सीख थी। इसने दिखाया कि जनता को अगर शिक्षित और संगठित नहीं किया गया, तो वह आसानी से भ्रमित हो सकती है। आंदोलन केवल आदर्शों से नहीं, बल्कि एकजुटता से जीतते हैं, क्योंकि उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाई, वह हारकर भी दबाई नहीं जा सकी। काजरोलकर की भूमिका ने साबित किया कि आंदोलन को तोड़ने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है भीतर से विश्वासघात। आज भी बड़े आंदोलनों को कुचलने के लिए सत्ता यही चाल चलती है। कुछ लोगों को खरीद लो, कुछ को पद प्रतिष्ठा दे दो और आंदोलन को कमजोर कर दो। लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा यही कहती है कि जागरूक जनता ही इन चालों को मात दे सकती है। आज भी भारतीय लोकतंत्र जातिवाद, पैसे की ताकत और दल बदल की राजनीति से ग्रसित है। विश्वासघाती हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कोई अपने फायदे के लिए आंदोलन छोड़ देता है, कोई सत्ता से मिलकर संगठन को कमजोर कर देता है, कोई लालच में पड़कर जनता के भरोसे को तोड़ देता है। इसलिए बाबा साहेब की चेतावनी और भी जरूरी हो जाती है। शिक्षा बनो, क्योंकि शिक्षा ही सोचने और समझने की ताकत देती है। संगठित रहो, क्योंकि अकेला आदमी हार सकता है, लेकिन संगठन कभी हार नहीं सकता। और संघर्ष करो, क्योंकि बिना संघर्ष के परिवर्तन संभव नहीं। 3 सूत्र आज भी हर आंदोलन और हर संघर्ष के मार्गदर्शक हैं। आज करोड़ों लोग उनके सपनों को जी रहे हैं। हर बार जब कोई शोषित वर्ग आवाज उठाता है, तो उसमें बाबा अनीना बोनपाइन की हार ने बाबा साहेब को क्षणिक पीड़ा दी, लेकिन इतिहास ने उन्हें विजेता बनाया, क्योंकि संसद की एक सीट से बड़ा था उनका संविधान। राजनीति से बड़ी थी उनकी सामाजिक क्रांति और चुनावी नतीजों से बड़ी थी उनकी विचारधारा। आज करोड़ों लोग उनके सपनों को जी रहे हैं। हर बार जब कोई शोषित वर्ग आवाज उठाता है, तो उसमें बाबा साहेब की ही गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपने अंत तक समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।